नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 9 सितंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब किया कीजिए क्योंकि अभी भी हमारा 1000 नहीं पूरा है, तो रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मैं और भी बेहतर कंटेंट ला सकूं और बेहतर न्यूज़पेपर से संबंधित MCQ ला सकूं। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अब शुरू करते हैं। आज के द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ल्ड लोकेशन। तो वर्ल्ड लोकेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोमोरोस, क्योंकि G20 के मीट के लिए अभी आए हुए हैं अफ्रीकन यूनियन के लोग। ठीक है, तो वहाँ के जो अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं वो कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वो कोमोरोस के प्रेसिडेंट है, तो इसी के लिए ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ पे है, इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। अगला आर्टिकल है हमारा कि जो B20 क्या होता है, B20 का इंडियाज का रिकमेंडेशन क्या क्या है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जो 3 कानून को बदला जा रहा है, जो ब्रिटिश काल से है उसको वर्तमान समय के अनुसार बनाया जा रहा है। तो इसी में कहा जा रहा है एक बड़ा बदलाव, आपराधिक कानून विधेयक और बड़ी तस्वीर। तो इसको भी विस्तार से डिस्कस करेंगे, आज ये एडिटोरियल में है। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल है हमारे पास G20 की मेज पर लाने के लिए बहुत कुछ है। अफ्रीकन यूनियन जो है ये कह रहा है ये चीज़ है कि वो G20 में शामिल होने के लिए इच्छा जता रहा है कि जल्द से जल्द वो G20 का मेंबर बन सके, जिससे कि वहाँ की जो भूखमरी की समस्या है, माइग्रेशन की समस्या है, जो युवा वहाँ पढ़ते नहीं है, या फिर वहाँ जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उसका उपयोग करने में अभी भी अफ्रीकी देश सक्षम नहीं है। तो इन्हीं सभी के समाधान के लिए अफ्रीकी संघ चाहती है कि जल्द से जल्द G20 के सदस्यों में शामिल हो जाए। अगला आर्टिकल है RBI ने चरणबद्ध तरीके से ICRR को बंद करने का फैसला किया है। तो इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सिर्फ ICRR है क्या, इसी टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब शुरू करते हैं। देख लेते हैं हम लोग एक वर्ल्ड लोकेशन जो कोमोरोस है। कोमोरोस कहाँ है, तो कोमोरोस जो है हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, अफ्रीका के पूर्वी छोर पर उत्तरी मेडागास्कर और उत्तर पूर्वी मोजाम्बिक के बीच एक द्वीपीय देश है, मतलब कि आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड कंट्री है। यह अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से छठा सबसे छोटा देश है, लेकिन यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। अरब जगत से संबंध रखने वाले कोमोरोस देश का नाम जो है वो अरबी भाषा के शब्द क्वामार को चांद कहा जाता है, तो इसी के नाम पे इस देश का नाम रखा गया है कोमोरोस। इसमें 4 बड़े और अन्य छोटे द्वीपों वाला यह देश पर्यावरण की विविधता के कारण दुनिया में एक अलग पहचान बनाए हुए है। इसकी जो राजधानी है मोरोनी है। ठीक है, इसकी राजधानी याद रखेगा मोरोनी, और यहाँ जो करेंसी चलता है वो कोमोरियन फ्रैंक। तो अब इसको विस्तार से देख लेते हैं मैप में। तो ये क्षेत्र देखिए इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, यहाँ पे कोमोरोन, यहाँ पे कोमोरोस कंट्री है। ठीक है, ये मेडागास्कर और जो मेन लैंड जो अफ्रीका है उसके बीच में एक आइलैंड कंट्री है। और ये भी क्षेत्र के सारे कंट्रीज को जरूर याद रखिएगा, जैसे सोमालिया हो गया, केनिया हो गया, तंजानिया, मालावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, खास के जो कोस्टल कंट्रीज है, जिसका जो कोस्टल एरिया है वो इंडियन ओशन से लगता है। ये भी क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसका कोस्टल एरिया जो है वो अटलांटिक ओशन से लगता है। और भी यहाँ पे बहुत से कंट्री हैं जो अटलांटिक और इंडियन ओशन के साथ जुड़ते हैं। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाते हैं UPSC के लिए, समझे। तो इसके लिए ही आगे देख लेते हैं। एक और मैप है, इसमें क्लियरली दिखाया गया है कि इसमें जो मुख्यतः 3 आइलैंड है, ठीक है, कोमोरोस में। तो इसी 3 आइलैंड को बड़े करके दिखाया गया इस मैप में, जैसे ग्रैंडे कोमोरे, उसके बाद मोहेली जो राजधानी है, उसके बाद अंजौन। तो ये 3 आइलैंड प्रमुख हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है कि B20 जो है वो इंडिया का रिकमेंडेशन क्या है B20 के लिए। तो इसी के लिए आज द हिंदू में ये पूरा का पूरा पेज आया था। तो जैसे इसमें फाइनेंसिंग फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी की बात की गई है, उसके बाद ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंस के लिए। अभी जो UPSC का मेंस होने वाला है मुश्किल से 6 दिन ही बाकी है, तो ठीक है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये सारे पॉइंट्स। जैसे अभी G20 का माहौल चल रहा है, तो वो सवाल G20 से रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि G20 एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता जा रहा है जो मेनली वेस्टर्न कंट्री को काउंटर करने के लिए बनाया गया है।
तो इसमें हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि G20 में क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो G20 सांस्कृतिक मंत्री स्तरीय बैठक और B20 शिखर सम्मेलन 2023 जो भी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है बिजनेस 20। तो B20 जो है वो वैश्विक व्यापार समुदाय को शामिल करने वाला एक आधिकारिक G20 संवाद मंच है, एक वार्ता मंच है, ठीक है। तो G20 वैश्विक आर्थिक एवं व्यापार नियंत्रण पर वैश्विक व्यापार नेताओं के दृष्टिकोण को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। यह संपूर्ण G20 व्यापारिक समुदाय की एक एकीकृत जवाब का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक वर्ष G20 प्रेसिडेंसी द्वारा एक B20 अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जिसे B20 शेरपा कहा जाता है, ठीक है, और सचिवालय द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि B20 हर एक वर्ष अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है, G20 के प्रेसिडेंट्स द्वारा। याद रखिएगा, ये भी इंटरकनेक्टेड है और इसी को कहा जाता है B20 शेरपा। तो B20 का लक्ष्य जो है वो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना के लिए आवर्ती राष्ट्रपति पद की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्रवाई योग्य नीति हेतु सिफारिशें प्रदान करना। तो B20 सर्वसम्मति आधारित नीति अनुसंधानों B20 सर्वसम्मति आधारित नीति अनुशंसाओं मतलब कि सभी के सहमति के अनुसार ही पॉलिसियां को बनाया जाता है के लिए टास्क फोर्स और एक्शन काउंसिल के माध्यम से संचालित होता है। ये सिफारिशें G20 एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए निर्देशित होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी थीम बनाया गया है B20 के लिए, जो कब आयोजित हुआ 25 से 27 अगस्त को नई दिल्ली में। तो इसका मेनली थीम था रेज, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड अकाउंटेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस, ठीक है। तो इसमें यही बात कही जा रही है, जिसमें रेज को हिंदी में भी बताया गया है, जैसे जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, त्वरित, एक्सेलरेटेड, नवोन्मेषी, इनोवेशन, मतलब कुछ वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्नयन, नवाचार। तो ये सारे वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा मेंस में जो प्रशासनिक वर्ड है ना उसको ज़्यादा यूज करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपका आंसर ज़्यादा बेहतर एक अधिकारी के लेखन शैली को दिखाएगा। टिकाऊ, सस्टेनेबल, न्याय संगत व्यवसाय मतलब कि इक्विटेबल बिजनेसेज। तो इसका उद्देश्य है समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला GVCS, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, वित्तीय समावेशन तथा आगामी रोजगार जैसे क्षेत्रों में वैश्विक भागीदारी के साथ सहयोग करना। तो इसका यही उद्देश्य है, ठीक है। तो इसमें B20 इंडिया के सदस्य कौन कौन से थे? इसके सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, यूरोपियन संघ। ये 2-3 बार कम से कम देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, यूपीएससी इस तरह से घुमा के सवाल पूछता है कि ये देश यहाँ के सदस्य हैं या नहीं, बस इतना ही पूछता है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य मतलब कि साउथ कोरिया, यूरोपियन संघ हो गया, उसके बाद USA भी हो गया, उसके बाद UK भी हो गया, तुर्की भी हो गया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस और मैक्सिको। तो यहाँ पे मैक्सिमम कंट्री इन्वॉल्व ही हैं, जो बड़े बड़े कंट्री हैं। बस कुछ कंट्री जो हैं अफ्रीका के और साउथ अमेरिका के शामिल नहीं हैं। तो बस ये ध्यान दे दीजिएगा। अब देख लेते हैं B20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो राष्ट्रों को बाजार के रूप में देखने के प्रति सावधानी, क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने वैश्विक व्यवसायों में शामिल देशों को मात्र बाजार मानने के संबंध में आगाह किया है, मतलब कि कोई भी देश जो है मात्र वो मार्केट नहीं है, उसके अपने सांस्कृतिक बहुमूल्य हैं, बहुलता है। इसी पे कहते हैं कि लाभदायक बाजार की स्थिति बनाए रखने के लिए उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक बेहतर बाजार को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर, उपभोक्ताओं दोनों के हितों को संतुलित करने के महत्व पर बल दिया गया है। तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और भारत का समाधान। तो जो भी वैश्विक आर्थिक आपूर्ति है, जो भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, वहाँ जो व्यवधान है और भारत का क्या क्या समाधान है, इसको डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपरिवर्तनीय व्यवधानों की ओर इशारा किया गया है। संकट के समय ऐसी आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता पर सवाल उठाया गया, क्योंकि वैसे समय में लोग ज़्यादा आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाए, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जो है वो बाधित हो गई। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों को संबोधित करते हुए भारत को एक भरोसेमंद समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि भारत बहुत ही कंट्रीज में वैश्विक स्तर पे वैक्सीन को अवेलेबल करवाया था। तो ये बहुत ही बड़ा मूव था भारत का।
भारत की तकनीकी क्षमता पर प्रकाश डाला गया, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रबंधित और अनुकूलित करने के लिए नवीन समाधान और डिजिटल उपकरण अपनाने की क्षमता की ओर संकेत करता है। यहाँ पे कुछ बातें और है, जैसे व्यावसायिक दृष्टिकोण पर क्या क्या पुनर्विचार किया गया, जैसे ब्रांड और बिक्री। तो पारंपरिक ब्रांड और बिक्री के दृष्टिकोण को भारत जो है हमेशा से प्रयास करता है कि जो हमारे पूर्वज शुरुआत किए थे वो गलत नहीं था। हमारे पारंपरिक जो है कार्यों को महत्व देता है। जैसे कि हम लोग अभी भी चाह रहे हैं जो पारंपरिक चिकित्सा है उसको स्टार्ट किया जाए, जिसके लिए WHO भारत में कुछ इनिशिएटिव शुरू कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी हम लोग पारंपरिक जो ब्रांड्स हैं और बिक्री है उसको समर्थन कर रहे हैं, फिर से शुरू किया जाए। फिर लोगों की जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और नया उपभोक्ता आधार तैयार करने में भारत की सफलता पर भारत ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। तो इसके आधार और इसको एक बेहतर कंज्यूमर बनाया है। तो इसी सफलता को सभी देश देख रहे हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा दिवस, तो उत्पादकों एवं खरीदारों के मध्य विश्वास को बढ़ाने के लिए एक वार्षिक, इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा दिवस मनाया जाता है, जिससे कि उत्पादक और खरीदारों के बीच एक विश्वास को बनाए रखा जा सके। उसके बाद वैश्विक स्तर पर प्रस्तावित व्यवसायों के उपभोक्ताओं की भलाई और बाजार की अखंडता, मतलब कि जो बाजार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हो जाते हैं उसको एकजुट करना, इंटीग्रेट करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करने हेतु एकजुट होने पर बल देता है। वहीं ये जो भी क्रिप्टो करेंसी और AI का नैतिक विचार चल रहा है, तो इसके संबंधित भी यहाँ पे वार्ता होती है कि क्रिप्टो करेंसी और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उत्पन्न उभरती जो चुनौतियाँ हो रही, खासकर रोजगार में और नैतिकता में, जो समाज में नैतिकता है वो नजरअंदाज कर दे रहा है AI। तो इसी के समाधान के लिए इन लोगों में वार्ता की जा रही है कि सभी हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक एकीकृत वैश्विक ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। उसके बाद एल्गोरिदम पूर्वाग्रह और सामाजिक प्रभाव सहित AI से जुड़े नैतिक विचारों पर भी चर्चा की गई। उसके बाद नैतिक रूप से AI का विस्तार सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक व्यापार समुदाय और सरकारों के बीच सहयोग को समर्थन किया गया है, जिससे कि AI को और इन्हांस बेहतर किया जा सके, जिससे कि किसी के भी सम्मान पे ठेस नहीं पहुंचे, उसकी नैतिकता बरकरार रहे। अब इसकी चुनौतियां क्या क्या है, तो इसकी चुनौतियां हैं व्यवसाय और समाज से पर निर्माण के प्रभाव पर विश्लेषण करने पर आग्रह किया गया है। इस बात पर बल दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का असंतुलन और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों का जवाब व्यापार और मानवता के भविष्य को आकार देगी। तो ये सारे जो हमारी चुनौतियां हैं इसके अगर समाधान कर लेंगे तो हमारा जो व्यापार है B20 का जो हमारा टारगेट है, एम है, वो उसको हम लोग साधने में कामयाब हो जाएंगे। तो B20 जो टास्क फोर्स है उसकी सिफारिशें क्या है, तो मुख्यतः 4 सिफारिशें की गई, जैसे कि SDG मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो वैश्विक सतत विकास लक्ष्य जो है त्वरण, इसको एक्सिलरेट करना। उसके बाद वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के वित्त पोषण के लिए फंड रेज करना, जैसे जलवायु हो गया, ये जो वैश्विक समस्याएं हैं इसको समाधान के लिए जलवायु, ऊर्जा, जैव विविधता, महासागर प्रदूषण में भौगोलिक रूप से परिवर्तनीय SDG परियोजनाओं पर प्रारंभिक बल देना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना। फिर SDG वित्त पोषण के लिए घरेलू वित्तीय क्षेत्रों का क्षमता निर्माण करना, समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्त तक MSME की पहुंच को में सुधार करना और पूंजी की लागत को कम करना। MSME ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगा जिससे कि हमारा रोजगार उत्पन्न हो जाएगा, रोजगार उत्पन्न होगा तो उनका परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगा, जिससे कि उनका कार्यशैली भी बढ़ेगा, उसके बाद गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो बहुत सी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। वही नैतिक AI फिर से आ गया यहाँ पे, तो AI जो मौलिक मूल्यों के संबंध में अच्छी तरह से परिभाषित नैतिक दिशा निर्देश का पालन करता है, जिसे व्यक्तिगत अधिकार, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है AI के द्वारा। गोपनीयता, किसी की प्राइवेसी का हनन न करे AI। फिर गैर भेदभाव, किसी के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी पे इक्वलिटी होनी चाहिए। फिर हेर फेर जैसे घटना भी नहीं होने चाहिए। तो यही सारे मुद्दे हैं जिस पे डिस्कस किया गया है। तो कुछ पहले से ही क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी में इससे संबंधित, G20 से संबंधित, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, G20 के सभी 4 देश निम्नलिखित में से किस समूह के सदस्य थे?
तो मतलब G20 में कौन कौन से सदस्य हैं, अगर इसको आप याद रखे हैं तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि पहला है अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। फिर दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड। फिर तीसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम। चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका यही उत्तर हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा और तुर्की, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए याद रखा कीजिए कि G20 में कितने मेंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो 2023 में पूछा गया है। ठीक है, ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है वो G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। ये हो गया पहला। और ये दूसरा है हमारा कथन। तो डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। तो ये दोनों में से कौन सही है? तो कथन 1, कथन 2, 1, 2 या न तो 1 न तो 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों कथन, मतलब कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऐसे ही MCQ और लाने का प्रयास करूंगा। ठीक, अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। एक बड़ा बदलाव, आपराधिक कानून विधेयक और बड़ी तस्वीर। इसमें मेनली 3 कानून को बदला जा रहा है जो ब्रिटिश काल से हैं। एक है IPC 1860, उसके बाद CRPC 1973, उसके बाद जो कोड ऑफ एविडेंस एक्ट है 1872। यही तीनों कानून को बदला जा रहा है और वर्तमान समय के अनुसार 3 कानून बनाए जा रहे हैं। जैसे भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। तो ये तीनों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। कहा जाता है कि कुछ संशोधन किए गए हैं इन तीनों में, जिससे कि और ही बेहतर रूप से निखर सके ये जो 3 अभी नए लाए जा रहे हैं कानून। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से कमियों को सुधारी जा रही है, जिससे कि कानून समय की कसौटी पे खरा उतर सके। और यह जांच योग्य की प्रस्तावित परिवर्तन कानून परिवर्तन एजेंसियों को कैसे प्रभावित कर रहा है, यहाँ पे यही बातें की जा रही है। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्तमान समय में प्रभावित कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे 3 कानून की बात की गई है, BNS, एक BNSS, एक BNSS, उसके बाद एक जो है BS। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, इस कानून की भी बात की जा रही है कि BNSS में किसी भी पुलिस स्टेशन में संज्ञेय अपराध दर्ज करने का स्पष्ट प्रावधान है, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में हो। मतलब कि इसमें कहा जाता है कि चाहे किसी भी क्षेत्र में अपराध हुआ हो, लेकिन वो कहीं भी किसी भी थाने में जाकर अपना प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, FIR दर्ज करा सकता है। हालांकि यह प्रथा जो है वो कई वर्षों से उपयोग में है। तो BNSS में इसके औपचारिक समावेश के शिकायतकर्ता को बिना इधर उधर भागे अपने मामले को दर्ज कराने का अधिकार में मदद किया है। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिना इधर उधर भागे ये कंप्लेन आसानी से कर सकता है। तो पहले भी किया जा सकता था, तो कुछ ही चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। तो प्रथम दृश्य मामले के अस्तित्व का पता लगाने के लिए जो प्रारंभिक जांच करने की अनुमति देने की एक प्रावधान को जोड़ा गया है। तो इसमें बस एक ही चीज़ है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का एक प्रावधान जोड़ा गया है। भले ही कहा गया है कि जानकारी 3 साल से अधिक लेकिन 7 साल से कम के कारावास की संज्ञेय अपराध के लिए हो। ठीक है, तो यह जो नियम बनाया गया है वो ललिता कुमारी बनाम सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भिन्न है। तो यही यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है जो यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात की गई है। तो उत्तर प्रदेश 2013 में जहाँ यह माना गया कि यदि सूचना किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है तो पुलिस के पास FIR दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि प्रारंभिक जांच करने के लिए कुछ श्रेणियां बनाई गई थी। मतलब कि पहले जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती थी तो उसके लिए एक असर्टेन कमीशन बनाई गई थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में यह केवल संज्ञेय अपराध के घटित होने का पता लगाने के लिए किया गया है, जिसकी सत्यता का जांच करने के लिए नहीं किया गया। मतलब कि ये सिर्फ पता लगाने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसकी ट्रूथफुलनेस का, सत्यता की जांच करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा रहा। तो यही कुछ छोटे छोटे परिवर्तन किए गए हैं। चूंकि प्रावधान के समग्र उद्देश्य के साथ बाकी संज्ञेय मामले की तुलना में कोई बुद्धिमान अंतर बहुत ज़्यादा
इंटेलिजेंट डिफरेंस नहीं आया है यहाँ पे, इसलिए यह भेदभाव जो है संवैधानिक अदालतों में जांच के लायक ही नहीं हो सकता। तो फिर भी इस खंड के फायदे और नुकसान देख लेते हैं। तो विवाद क्या है, तो विवाद में शामिल पक्ष प्रारंभिक जांच करने के लिए 14 दिनों दी गई सीमा में समझौता कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जाता है जो विवाद है, यहाँ पे 14 दिनों का जो सीमा दिया गया है प्रारंभिक जांच करने के लिए, तो इसमें आगे या पीछे करने का प्रावधान आ गया। आगे बढ़ाने का मामले के प्रथम दृष्टया सही नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस इस अवधि का दुरुपयोग भी कर सकता है और सच्चे मामले भी दर्ज होने से बच सकता है। तो यही विवाद का कारण था इस बीएनएसएस में। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। तो गिरफ्तारी पर सीआरपीसी के सभी प्रावधान को बीएनएसएस में बरकरार रखा गया है। तो सीआरपीसी के जो सभी प्रावधान हैं उसको बरकरार रखा गया है। किसी गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक मामला यहाँ पे डिस्कस किया गया राइटर के द्वारा, अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपात को शामिल करना उचित है, जिससे कि पुलिस अधिकारी को उचित सामग्री के साथ अगर गिरफ्तारी के कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य होता है और न्यायिक उपचार के लिए मजिस्ट्रेट को संतुष्टि दर्ज करनी होगी, जिससे कि बीएनएसएस का औपचारिक हिस्सा बना दिया गया। तो ये क्लियर है कि सीआरपीसी को इंक्लूड कर दिया गया है इसमें। जो पहले से हम लोग सीआरपीसी जो इसको हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, तो इसको उसी में इंक्लूड कर दिया गया है, एकदम यथावत, एकदम सेम। ठीक है, तो एक नया खंड इसमें और जोड़ा गया है कि 3 साल से कम, हर एक जगह देखिए ये 3 साल से कम और 7 साल से ज़्यादा वाला कंटेंट जोड़ा गया है। तो एक नया खंड में कहा गया है कि 3 साल से कम कारावास की सजा अब वाले अपराधों के लिए गिरफ्तारी केवल पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति से की जाती है। तो यहाँ पे डीएसपी का रोल बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, डीएसपी के पूर्व अनुमति से की जाती है। यदि आरोपी जो है वो व्यक्ति अगर दुर्बल है, मतलब कि या तो वो चाइल्ड है या तो फिर बूढ़ा हो चुका है 60 वर्ष से अधिक, तो उन्हें राहत भी दी जा सकती है। तो व्यक्तियों को 2 श्रेणी में बांटा गया था, बशर्ते पुलिस अधीक्षक इस धारा का न्यायिक रूप से उपयोग करे। तो यही बात हो गई कि पुलिस अगर इसे सही तरीके से उपयोग करेगी तभी इसके मायने हैं, अगर उपयोग ही नहीं करेगी तो इससे कोई मायने नहीं है। एक और कोड का यहाँ पे डिस्कस करते हैं राइटर कि एक नया कोड कम से कम 1 दर्जन श्रेणी कैटेगरी के व्यक्तियों को हथकड़ी लगाने का प्रावधान करता है, जिस पर अन्य बातें के साथ साथ गंभीर अपराधों का भी आरोप है। जैसे कि यहाँ पे में कहा जाता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। आतंकवादी कृत्य हो गया, उसके बाद हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, एसिड हमला या राज्य के खिलाफ अपराध, इससे निश्चित रूप से पुलिस को उसके पास, तो ये सारे चीज़ों के लिए टैकल करने के लिए जो पुलिस के पास होता है वो कर्मचारियों की कमी हो सकती है, इसकी हिरासत सुरक्षा करने में मदद मिलेगी। लेकिन हथकड़ी लगाने का जो मार्गदर्शन करने का वाला जो सक्षम अनुभाग नहीं बदला गया है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो इनेबलिंग सेक्शन दैट गाइड्स हैंडक्राफ्टिंग हैज़ नॉट चेंज। तो यहाँ पे हथकड़ी लगाने का जो रूल है ये नहीं बदला गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बदली गई है, लेकिन हथकड़ी लगाने का रूल नहीं बदला गया है। तो इससे क्या हो सकता है कि उसके सुरक्षा में, जैसे पुलिस थाने में बहुत ज़्यादा कर्मचारी नहीं होते, और भी तो केसेज होते हैं, तो उस पर भी अगर लगे रह सकते हैं, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि यहाँ पे चूक भी हो सकता है। ऐसे संगीन अपराधी जो अब आते हैं, तो ये हथकड़ी लगाने का जो प्रावधान है, इससे संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है नए कानून के कारण, तो इस पे ही विवाद है। इसमें कहा जाता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके भागने से रोकने के लिए आवश्यकता से अधिक संयमित नहीं किया जाता है, इसलिए जांच अधिकारी को अभी भी ऐसे अपराधियों को अदालत में पेश किए जाने पर, तो यहाँ पे कहा जाता है कि अभी भी वर्तमान समय में बहुत से लोग जब कोर्ट में लाया जाता है थाना से या फिर जेल से, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है और बहुत से अपराधी भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसका एक सही समाधान अभी भी इस नए कानून के तहत भी नहीं निकाला गया है। तो यही कहा जा रहा है कि हथकड़ी लगाने को उचित ठहराना होगा। जैसे कि जब तक वो पुलिस के कस्टडी में या वैन में होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हथकड़ी लगाने की बात से नकारा जाता है। तो चूंकि संवैधानिक प्रावधान और कानून के सक्षम प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे, हथकड़ी लगाने पे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश भी लागू किए जाएंगे। तो यहाँ ये बातें हो गई। फिर नई संहिता में अब यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लें कि बहुत सी चीज़ें चेंज नहीं हुए, विवाद क्या क्या हुए, उसके बाद फिर यहाँ पे संगीन जुर्म से संबंधित क्या क्या मामले थे, उसके जो वृद्ध हैं उससे संबंधित क्या मामले थे, सीआरपीसी को पूरा ऐड कर लिया गया। उसके बाद फॉरेंसिक्स से क्या क्या संबंधित नए परिवर्तन आए हैं। तो नई संहिता में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा अपराध स्थल का अनिवार्य दौरा करना होगा और 7 साल से अधिक अपराध की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने का प्रावधान किया गया है। ये सिर्फ 7 साल से अधिक वाले सजा के लिए ये आवश्यक बना दिया है कि यहाँ पे फॉरेंसिक जांच होना आवश्यक है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो
हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है सभी जगह कि हम फॉरेंसिक जांच कर सके इतने ज़्यादा जो हमारे केसेज आते हैं। जैसे इसलिए कहा जाता है कि जब सरकारें, राज्य सरकार फॉरेंसिक बुनियादी ढांचा जैसे वहाँ से फॉरेंसिक से जुड़े प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, तो इसके विकास के लिए पर्याप्त संसाधन के प्रावधान के लिए प्रतिबद्धता नहीं होती, तो तब तक इस बदलाव का असर नहीं देखा जा सकता है जब तक उससे संबंधित फॉरेंसिक से संबंधित हम लोग बुनियादी ढांचा का विकास नहीं कर लेते हैं। तो संहिता जांच के विभिन्न चरणों को अब यहाँ पे देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग्स, जो रिकॉर्ड किया जाता है, तो संहिता जांच के विभिन्न चरणों को रिकॉर्ड करने में ऑडियो वीडियो साधनों के उपयोग को उचित रूप से प्रोत्साहित करने के लिए इसमें बातें की गई है, जो नए कानून बनाए जा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें स्मार्टफोन के पसंदीदा उपयोग की कुछ लिमिटेशन कर दिया गया है, ठीक है। उसके सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे यहाँ पे भी एक मामला का डिस्कस किया गया है इस मोबाइल फ़ोन के लिए। शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2018 में गृह मंत्रालय और राज्यों को पुलिस स्टेशन के स्तर पर जांच के दौरान अपराध दृश्यों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सुविधाएं विकसित करने का निर्देश दिया था, परंतु आज भी बहुत से केसेज में सिर्फ मोबाइल से ही इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो यहाँ पे भी अभी पूर्णतः बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हो पाया। अब देख लेते हैं रेप के मामले में। यहाँ पे एक बात और कही जाती है कि बलात्कार की पीड़िता, जो बलात्कार से पीड़ित है, उसकी पहचान उजागर करने के लिए पीड़िता के नाबालिग होने की स्थिति में उसके निकटतम रिश्तेदार को अधिकार देने का प्रावधान है। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है जो ये कानून बनाया गया है। यहाँ पे इस मामले में निपुण सक्सेना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के मामले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति व्यक्त की थी कि कोई भी जो निकटतम रिश्तेदार है इस तरह के अधिकार सौंपने के लिए उपयुक्त पक्ष नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे यही बातें कही जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इस आर्टिकल में। तो संहिता में एक और प्रावधान किया गया है जो पुलिस हिरासत की अवधि है ना, ड्यूरेशन ऑन पुलिस कस्टडी। तो इसमें कहा जाता है कि वह पुलिस की अवधि, जो पुलिस हिरासत की अवधि है, उसको 15 दिनों से अधिक बढ़ा जा सकता है, जैसा कि सीआरपीसी में प्रावधान है। तो सीआरपीसी से यहाँ पे कॉपी किया गया है। यदि जांच के दौरान अतिरिक्त सबूत मिले तो इससे पुलिस को आरोपी व्यक्ति को से दोबारा पूछताछ करने में मदद मिल सकती है। हालांकि इस प्रावधान में 2 चेतावनियां भी दी गई है, ठीक है, 2 चेतावनियां भी दी गई है। 2 कैवेट्स टू दिस प्रोविजन। तो सबसे पहले विस्तार की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए। दूसरा, मतलब कि एक बार जांच हुआ फिर दोबारा भी जांच हो, इसके लिए जो 15 दिन की अवधि में। तो दूसरा, कुल 60 दिन या 90 दिन की हिरासत में से शुरुआती 40 या 60 दिन के बाद ही 15 दिन की सीमा को पार किया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई अपराध 10 साल या उससे अधिक कैद के लिए दंडनीय है या नहीं, जैसा कि सीआरपीसी में प्रावधान है। तो यहाँ पे सीआरपीसी से पूरा कॉपी मारा गया है। तो संहिता में उसके बाद एक और दहेज की बात कही गई है। बस पॉइंट्स लिखते जाइए। फॉरेंसिक 7 साल से अधिक 3 साल से कम वाले, ये सारे प्रोविजन किए गए। रेप से संबंधित किए गए, रिकॉर्डिंग से संबंधित किए गए। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इसलिए मैं साइड में पॉइंट लिखता जा रहा हूँ। तो इस संहिता में दहेज हत्याओं को शामिल करके संदिग्ध मौतों की न्यायिक जांच का दायरा बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया। तो इसमें जो बहुत से मौत हो जाते हैं दहेज के कारण, दहेज उत्पीड़न के कारण, तो इसको भी इस दायरे में लेके आया गया है नए कानून में। लेकिन 15 वर्ष से कम उम्र की जो महिला होगी या 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो पुरुष होंगे, उनके बयान अनिवार्य रिकॉर्डिंग के प्रावधान में थोड़ी सी ढिलाई दी जाएगी, ठीक है। उनकी इच्छा के अनुसार उनके निवास स्थान पे भी उनकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है, जो 15 साल से कम उम्र के महिला हैं या फिर 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष थे। अगर इन पे कोई आरोप लगता है दहेज से संबंधित, दहेज के हत्या से संबंधित, तो ये थोड़ी सी ढिलाई दी गई है। तो आशा की जाती है कि पुलिस द्वारा इस प्रावधान का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध में। उसके बाद एक और बात कही जा रही है कि एक अस्थायी आदेश जिसे जांच के संबंध में संहिता में शामिल किया जा सकता है वह है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम से संबंधित भी मामला है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, खासकर उन मामलों में जहां यह हिरासत में मौत हुआ है या पुलिस या अन्य अधिकारी के साथ गोलीबारी में मौत, जहां भी पुलिस इन्वॉल्व है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बार बार राज्यों से निर्देश का पालन करने के लिए कहा है कि अदालत की एक और कमेंट किया गया है कि अपराध स्थल को अदालत में स्वीकार मानने के लिए एक ड्राफ्ट मैन द्वारा पैमाने पर तैयार किए गए स्पॉट स्केच को जांच की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी संहिता में शामिल किया गया है। यहाँ पे एक बोला गया है स्पॉट स्केच, ठीक है, इसको शामिल करने के। जब अब पुलिस के साथ कोई मुठभेड़ में अगर कोई व्यक्ति मारा गया है तो उसको पुलिस के द्वारा छुपा लिया जाता है, तो इसके लिए भी यहाँ पे इस संहिता में प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे राइटर द्वारा कहा जाता है कि प्रस्तावित परिवर्तन में से
कुछ निश्चित रूप से प्रकृति में प्रगतिशील है, लेकिन उन्हें पथ प्रदर्शक या क्रांतिकारी नहीं कहा जा सकता। मतलब कि जो कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं पुराने कानून में, लेकिन इसको बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है। मतलब राइटर का कहना है कि इसके लिए आपको इतना आमूलचूल परिवर्तन करना या फिर कानून बदलने की आवश्यकता नहीं थी, उसमें भी कुछ चेंजेस किए जा सकते थे। जो बात भूलनी नहीं चाहिए वह यह है कि पुलिस स्टेशन में आमतौर पर कम कर्मचारी होते हैं, गतिशीलता भी कम होती है, प्रशिक्षण भी कम होती है बहुत से क्षेत्रों में। अब जो लोग छोटे छोटे पद पे हैं, चाहे वो कांस्टेबल्स हैं, तो उन्हें उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, तो यह यहाँ पे प्रशिक्षण की बात की गई है। उसके बाद जो फॉरेंसिक जैसे नए नए इनोवेशंस के लिए बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता भी वहाँ पे है। उसके बाद आवास की सुविधाएं बहुत खराब है, तो पुलिसकर्मी तनावपूर्ण स्थिति में भी काम करते हैं। ये भी पक्ष को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता थी। यहाँ पे तो सिर्फ अपराध की और कानून की बात की गई है, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि पुलिस के मनो स्थिति है उसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है जब पुलिस सुधार को संपूर्ण रूप से लागू किया जाए, न कि केवल लागू कानूनों के कुछ प्रावधानों को बदलने से हमारा कानून सशक्त नहीं हो जाएगा। इसके लिए पुलिस में भी कुछ सुधार किए जाए, पुलिस के व्यवस्था में भी कुछ सुधार किए जाए। तो अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है अभी अफ्रीकन यूनियन के चीफ जो आए हैं, हमारे पास G20 की मेज पर लाने के लिए बहुत कुछ है। इस पे कहा जाता है अफ्रीकी संघ को शनिवार से यहाँ शुरू हो रहे दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान G20 का पूर्ण सदस्य बनने का भरोसा है। तो अभी एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन हैं वो हैं अजाली असोमाली, ये याद रखिएगा। अभी स्टेट पीसीएस का एग्जाम भी आने वाला है, तो ये भी याद रखिएगा, अजाली अजमाली ये भी अफ्रीकी संघ के प्रमुख हैं। तो इन्होंने ही अभी भरोसा जताया है कि इन्हें जल्द से जल्द हमें G20 की सदस्यता मिल जाएगी। तो अफ्रीकी संघ जो है, तो यहाँ पे सबसे पहले जानिए कि इसमें 55 अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। तो यहाँ पे द हिंदू से बात करते हुए श्री असोमली जो प्रमुख हैं अफ्रीकी संघ से, तो वो कहते हैं कि, और ये कोमोरोस के राष्ट्रपति भी हैं, ये भी याद रखिएगा कि ये कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने कहा कि G20 के सदस्य देशों को अफ्रीका के औद्योगिकरण में निवेश करना चाहिए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, औद्योगिकरण। उसके बाद सदस्यों को आश्वासन देते हुए कहा कि अफ्रीकी यूरोपीय देशों द्वारा समान रूप से किए जा रहे हैं, मतलब कि जो बहुत तेजी से जो अप्रवासन हो रहा है, मतलब कि इमिग्रेशन, बहुत से लोग रोजगार के लिए यूरोपीय कंट्री में अफ्रीकन लोग प्रवास कर जा रहे हैं। तो ये जो समस्या उत्पन्न हो गई, इसे निपटने की बात कही जा रही है। उन्होंने G20 अर्थव्यवस्था से अफ्रीका में उत्पादों को निर्माण करने के लिए बात की गई है, प्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है कि जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन हैं उसका भी संसाधन का भी उपयोग करने की बात की गई है। जब से मैं अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष बना हूँ, हमने अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनने के लिए G20 सदस्यों के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है कि जिससे ये जल्दी जल्दी G20 के सदस्य बन सके, यहाँ इन्वेस्टमेंट आ सके, रोजगार आ सके, ये जो समस्याएं हैं वो समाधान हो सके। तो इसके लिए कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे और हमारे पास G20 की मेज पर लाने के लिए बहुत कुछ है। तो ये इनका उम्मीद है कि ये शनिवार को, मतलब कि आज के दिन, G20 के सदस्य बन जाएंगे। अब देखते हैं इसका क्या फैसला आता है अभी G20 के द्वारा। तो दुनिया को आगे आना होगा, ये यहाँ पे कहा जाता है वर्ल्ड हैज़ टू स्टेप इन, जिससे कि अफ्रीका के दशा को सुधारा जा सके। उन्होंने बताया कि अफ्रीका सूखे और संघर्ष जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, ड्राफ्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो वहाँ पे बहुत तरह की समस्याएं आ रही है, लेकिन अस्थायी समाधान खोजने के लिए अफ्रीका के आर्थिक मुद्दे से निपटना बहुत जरूरी है। हमारी प्राथमिकता जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकीकरण है। तो हमारे पास जो अफ्रीका में बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम उन्हें महाद्वीप में संसाधित नहीं कर पाते, मतलब अपना उपयोग ही नहीं कर पा रहे संसाधन का। तो यही कारण है कि हमारे लिए G20 जैसे संगठनों के साथ काम करना महत्वपूर्ण है ताकि वे अफ्रीका में निवेश कर सके। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी जाने की बात की जा रही है, ठीक है, ज़्यादा निवेश किया जा सके और अफ्रीका में वस्तुओं का प्रसंस्करण और उत्पादन किया जा सके। तो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग शुरू किया जा सके। लेकिन दुनिया को भी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश और आपूर्ति के साथ कदम बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि अफ्रीका में सूखा और बाढ़ है जिसके कारण अकाल आ जाता है, लेकिन
अगर हम अफ्रीका में निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देते हैं, तो हम अकाल से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। यहाँ पे यही बातें की जा रही है ये अफ्रीका संघ के प्रमुख के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बातें, इसके लिए हमें अपने साझेदारों से बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले 2 दशकों में अफ्रीका एक बहुत बड़ा बाजार बन सकता है। जैसे अभी ब्राज़ील को भी माना जा रहा है कि बहुत अच्छा बाजार बनता जा रहा है भारत की तरह। तो अफ्रीकी संघ के सर्वोच्च अधिकारियों ने यह भी कहा कि यूरोप के लिए एक प्रमुख मुद्दा, मतलब कि यूरोप के साथ तो पहले से ही अप्रवासन मतलब कि इमिग्रेशन का मुद्दा है, तो यूरोप के लिए एक प्रमुख मुद्दा अप्रवासन संकट का अफ्रीका को समाधान खोजना होगा। यह अफ्रीका का कर्तव्य है कि वह नौकरी की बात कर रहे हैं जिससे कि प्रवासन नहीं हो, तो नौकरी जनरेट कैसे होगी, जब वहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करेगा। तो यही कही जा रही है कि महाद्वीप में नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि हमारे युवा हमारे महाद्वीप से बाहर ना जा सके और वे अपने ही यहाँ नौकरी कर सके, उन्हें वह नौकरियाँ मिले की ज़रूरत है। लेकिन हमें यूरोप के साथ भी हाथ मिलाकर काम करना होगा और यूरोप को हमारे लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे कि वो विदेशों में जाते हैं तो भी उनकी दशा खराब न रह सके, क्योंकि वो प्रशिक्षित नहीं होते हैं तो उन्हें काम भी नहीं मिलता। वहाँ भी इमिग्रेंट होते ही हैं, वहाँ कानूनी रूप से अपराधी होते हैं और भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे अगर प्रशिक्षण मिल जाएगा बच्चों को तो वो विदेश में भी जाके कुछ कार्य कर सकते हैं, जिससे प्रशिक्षित होंगे तो वो उनकी प्राथमिकता से उन्हें रोजगार मिलेगा ताकि वे विदेश जाने पर रोजगार पा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि अफ्रीकी संघ यूक्रेन, यहाँ पे यूक्रेन की बात की जा रही है, यूक्रेन रूस के युद्ध से अफ्रीका को बहुत ज़्यादा समस्या हुआ है। जो अफ्रीका को कृषि उत्पाद थी और उर्वरक, ठीक है, कृषि उत्पाद उसके बाद उर्वरक, तो ये दोनों चीज़ें जो है उपलब्ध नहीं हो पा रही, उसकी आपूर्ति जो है प्रभावित हो गई। तो हिंसा को खत्म करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा तो वहाँ जो यूक्रेन और रूस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको समाप्त करने का आह्वान किया यहाँ पे अफ्रीका के संघ के प्रमुख ने, ठीक है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो ये संघर्ष हो रहा है वह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन हो रहा है, तो पूरी दुनिया में असुरक्षा का माहौल आ गया है और यह जो युद्ध हो रहा है इसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला है किसी भी देश को, ठीक है। तो यूक्रेन में जो युद्ध का हमारे लिए भोजन और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा है, हम कीव और रूस से वो वार्ता भी की है लेकिन उसका कोई निष्कर्ष भी नहीं निकला, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमने दक्षिण अफ्रीका और रूस के विदेश मंत्रियों को संघर्ष के लिए अभी भी बात करने के लिए कहा कि जिससे जल्द से जल्द यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध समाप्त हो जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चावल का निर्यात भी प्रतिबंधित हो गया है यहाँ पे यूक्रेन और रूस के वार के कारण। तो भारत द्वारा चावल के निर्यात की जो अभी हाल में चावल प्रतिबंध लगा दिया भारत चावल के एक्सपोर्ट पे, वो एक मामला आया था जिससे कि जो लोग थे भारत से ही चावल खरीद के अब वो विदेशों में ज़्यादा मूल्य पे बेच रहे थे, इसी कारण एक्सपोर्ट बंद कर दिया भारत। तो उन्होंने कहा कि अफ्रीका में खाद्य स्थिति को देखते हुए भारत को आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो बहुत से अफ्रीकी देश हैं वो अभी भी संकट की स्थिति में है, फूड क्राइसिस में है। और कहा जाता है कि हम भारतीय अधिकारियों से बात करने की योजना बना रहे हैं क्योंकि हम भारतीय चावल पर ही ज़्यादा निर्भर हैं, ऐसा अफ्रीकन यूनियन के चीफ बोलते हैं, ठीक है। तो भारत के पास अफ्रीका को क्षमता निर्माण करने के लिए यही बातें की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें ग्रुप्स में मेंबर से सपोर्ट मिले, इन्हें भी मेंबर बना ले रहा है जिससे कि अफ्रीकन यूनियन का डेवलपमेंट हो सके, ये सारे मुद्दे सॉल्व किए जा सके जो इन्होंने बताए हैं। फिर अगला आर्टिकल देख लेते हैं। RBI decides to discontinue ICRR in a phased manner, मतलब कि RBI चरणबद्ध तरीके से ICRR को बंद करने का फैसला किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ICRR है क्या। तो जैसे कि ICRR की घोषणा एक अस्थायी उपाय है, ठीक है, ये कहा जाता है एक अस्थायी उपाय है। उसके बाद जिसका उद्देश्य है बैंकिंग प्रणाली में 2000 के नोट के वापस ले लेना, बैंकों में वापस चला जाए। फिर RBI द्वारा सरकार को अधिशेष हस्तांतरण, ठीक है, सरप्लस ट्रांसफर। उसके बाद सरकारी खर्च में बढ़ोतरी, पिकअप इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और पूंजी प्रवाह के कारण होने वाले अधिशेष तरल को अवशोषित करना, मतलब कि कैपिटल फ्लो को ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ICRR का। मेनली मैं यही इसी के लिए इस आर्टिकल को डिस्कस किया कि आप लोग एक बार देख लें कि ICRR है क्या, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सवाल है। लेकिन क्या होता है जब आदमी को पता नहीं होता तो सिर्फ टर्म ही पूछ दिया जाता है कि ICRR क्या है, कोई हाइफन नहीं दिया जाएगा। ICRR क्या है
कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाता जब तक उसने देखा नहीं होगा। तो इसलिए ये सारे छोटे छोटे टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग डिस्कस किया, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।